जियोग्राफी क्लास 14। चट्टानों के बहुआयामी लाभ या महत्व। चट्टानों के बहुआयामी लाभ या महत्व। इसमें पहला पॉइंट है, आग्नेय चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज व धातु अयस्क जैसे लौह अयस्क, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, प्लेटिनम आदि पाए जाते हैं, जो कि अत्यंत आर्थिक महत्व वाले संसाधन हैं। इन्हीं चट्टानों में मौजूद अन्य खनिजों को प्राप्त करके उनसे संबंधित उद्योगों का विकास किया जाता है या किया जा सकता है। जैसे भारत में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में मौजूद लौह अयस्क का उपयोग करके लौह इस्पात उद्योगों का विकास किया गया है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में संसाधनों की बहुलता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा है, उत्तरी अमेरिका के लॉरेंसियन शील्ड एवं ब्राज़ील के मध्य पठारी भाग में भी खनिज संसाधनों की बहुलता पाई जाती है, जहां इन क्षेत्रों में इन संसाधनों पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। तीसरा पॉइंट है, अवसादी चट्टानें जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता वाली अत्यंत महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। विश्व का लगभग 20% पेट्रोलियम तटीय भागों में मौजूद अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसी प्रकार विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों के द्वारा लगाए गए अवसादों के जमाव से उर्वर जलोढ़ मैदानों का विकास हुआ है। जैसे भारत में उत्तर का विशाल मैदान, चीन में वांगहो नदी घाटी का मैदान आदि। इसी प्रकार हवा द्वारा महीन बालू के कणों के जमाव से लोयस के मैदान का निर्माण हुआ है, जो कि उर्वर मैदानी प्रदेश है, जैसे चीन के लोयस का मैदान। अगला पॉइंट है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जैसी अवसादी चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण हैं। भारत में दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि सांस्कृतिक दृश्य भूमियों का निर्माण बलुआ पत्थर जैसी अवसादी चट्टानों से हुआ है। अगला पॉइंट है, चूना पत्थर व डोलोमाइट जैसी अवसादी चट्टानें इस्पात उद्योग में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में दामोदर, महानदी, गोदावरी नदियों के बेसिनों की चट्टानों में कोयला संसाधन पाया जाता है। अगला पॉइंट है, रूपांतरित चट्टानों में हीरा, चूना पत्थर, संगमरमर, स्लेट जैसे संसाधन पाए जाते हैं। यूरेनियम भी रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, किसी क्षेत्र की मृदा का विकास वहाँ की चट्टानी संरचना पर भी निर्भर करता है और मृदा वहाँ की वनस्पतियों एवं कृषि को भी प्रभावित करती है। उपरोक्त विश्लेषणों से स्पष्ट है कि चट्टानी संरचनाएं किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषता के साथ साथ आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे? अब हम देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। एक नया टॉपिक की शुरुआत होती है अब, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में सबसे पहला है भूमिका या परिचय। भूमिका या परिचय में हम देखेंगे प्लेट क्या है, विवर्तनिकी क्या है,
प्लेटों के प्रकार एवं वितरण और सिद्धांत के विकास का इतिहास। तो ये 4 चीज़ें हम भूमिका या परिचय में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्लेटों की गतिशीलता के कारण, फिर हम देखेंगे प्लेटों की गति के प्रकार, फिर हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी के प्रभाव, फिर हम देखेंगे आलोचना और फिर लास्ट में देखेंगे निष्कर्ष। तो चलिए बिना देरी किए भूमिका या परिचय से शुरू करते हैं, जिसमें पहला हमें देखना था प्लेट क्या है। तो प्लेट शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले डूजो विल्सन ने किया। प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले डूजो विल्सन ने किया। प्लेट का मतलब होता है बृहद स्थलमंडलीय खंड, बृहद स्थलमंडलीय खंड। तो बृहद स्थलमंडलीय खंड को प्लेट कहते हैं। तो प्लेट क्या है? बृहद स्थलमंडलीय खंड, बृहद स्थलमंडलीय खंड जिसमें संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल होता है, जिसमें संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल होता है, जो ठोस या अर्धठोस अवस्था में होता है, जो ठोस या अर्धठोस अवस्था में होता है और सुघट्ट अवस्था वाले दुर्बल मंडल के ऊपर अवस्थित है, और सुघट्ट अवस्था वाले दुर्बल मंडल के ऊपर अवस्थित है, जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। तो प्लेट क्या है हमने देख लिया। अब हम देखते हैं विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक। तो विवर्तनिकी क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिससे भूपर्पटी में परिवर्तन के साथ निर्माण भी होता है। विवर्तनिकी क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिससे भूपर्पटी में परिवर्तन के साथ निर्माण भी होता है, ऐसी प्रक्रिया जिससे भूपर्पटी में परिवर्तन के साथ निर्माण भी होता है। अब हम तीसरा देखते हैं प्लेटों के प्रकार। तो प्लेटों के प्रकार को हम 2 आधार पे देखेंगे, एक संरचना के आधार पर और दूसरा आकार के आधार पर। तो संरचना के आधार पे 2 प्रकार से हैं, एक संरचना के आधार पे 2 प्रकार से हैं, एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट। तो महाद्वीपीय प्लेट क्या है? महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व जो है वो कम होता है, आयु ज़्यादा होती है, घनत्व कम होता है, आयु ज़्यादा होती है और मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। ठीक, महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम, आयु ज़्यादा, मोटाई लगभग 100 किलोमीटर। और वहीं महासागरीय जो प्लेटें हैं उनका घनत्व ज़्यादा, आयु कम, मोटाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। महासागरीय क्रस्ट में बेसाल्ट ज़्यादा पाया जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे इंडियन प्लेट है ना, तो इंडियन प्लेट के एक साइड अरबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है और दाहिने साइड बे ऑफ बंगाल है। उसी प्रकार अफ्रीकन प्लेट अगर हम देखें तो उसके बाएं साइड है अटलांटिक ओशियन, नीचे अगर देखें तो अंटार्कटिक ओशियन है और दाहिने साइड इंडियन ओशियन है। हम पढ़ते हैं, कोई भी महाद्वीपीय प्लेट पूर्णतः महाद्वीपीय नहीं है, अपितु इसमें महासागरीय क्रस्ट के भाग भी शामिल हैं। जैसे भारतीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट है, किंतु इसमें अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी के महासागरीय क्रस्ट भी शामिल हैं। इसी प्रकार अफ्रीकन महाद्वीपीय प्लेट में भी अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका अथवा दक्षिणी ध्रुव महासागर एवं हिंद महासागर के क्रस्ट के भी कुछ भाग शामिल हैं। दोबारा से इतना पूरा पढ़ूंगा, कोई भी महाद्वीपीय प्लेट पूर्णतया महाद्वीपीय नहीं है, अपितु इसमें महासागरीय क्रस्ट के भाग भी शामिल हैं। जैसे भारतीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट है, किंतु इसमें अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी के महासागरीय क्रस्ट भी शामिल हैं। इसी प्रकार अफ्रीकन महाद्वीपीय प्लेट में भी अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका अथवा दक्षिणी ध्रुवीय महासागर एवं हिंद महासागर के क्रस्ट के भी कुछ भाग शामिल हैं।
महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर, जबकि महासागरीय प्लेट की मोटाई लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। अब हम देखते हैं आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर अगर हम देखें तो इसे बांटेंगे 3 भागों में, एक बृहद प्लेटें, एक छोटी प्लेटें और एक सूक्ष्म प्लेटें। तो बृहद प्लेटें जो हैं वो 7 हैं, छोटी प्लेटें जो हैं वो 20 हैं और सूक्ष्म प्लेटें जो हैं वो 100 से भी अधिक हैं। तो बृहद प्लेटें जो 7 हैं, चलिए हम उनका नाम देखते हैं। उनमें पहला प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, पहला है प्रशांत महासागरीय, दूसरा है उत्तरी अमेरिका प्लेट, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका प्लेट, चौथा है यूरेशियन प्लेट, पांचवा है अफ्रीकन प्लेट, छठा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट और सातवां है अंटार्कटिका प्लेट। तो फिर से बोलता हूँ, बृहद प्लेटें 7 हैं, जिसमें पहला है प्रशांत महासागरीय, दूसरा है उत्तरी अमेरिका प्लेट, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका प्लेट, चौथा है यूरेशियन प्लेट, पांचवा है अफ्रीकन प्लेट, छठा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट और सातवां है अंटार्कटिका प्लेट। तो ये 7 बृहद प्लेटें हैं। और छोटी प्लेटों की बात करें तो वो 20 हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं: नजका, कोकस, अरेबियन, कैरेबियन, तुर्की प्लेट, अनातोलियन प्लेट आदि। नजका, कोकस, अरेबियन, कैरेबियन, तुर्की प्लेट, अनातोलियन प्लेट आदि। नजका, कोकस, अरेबियन, कैरेबियन, तुर्की प्लेट, अनातोलियन प्लेट आदि। और सूक्ष्म प्लेट जो हैं वो 100 से भी अधिक हैं, जिसमें से एक प्रमुख है जुआन डे फ्यूका। ठीक। अब हम देखते हैं, अब हम क्या ही देखेंगे, अब हम देखेंगे जैसे एक चित्र बना हुआ है जिसमें हमें दिखाया गया है कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहाँ है, साउथ अमेरिकन प्लेट कहाँ है, नजका कहाँ है, कोकस कहाँ है, कैरेबियन कहाँ है, स्कोशिया कहाँ है, अफ्रीकन कहाँ है, यूरेशियन कहाँ है, अरेबियन प्लेट कहाँ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट कहाँ है, फिलीपींस प्लेट कहाँ है, अंटार्कटिका प्लेट कहाँ है और पैसिफिक प्लेट कहाँ है। ठीक है। अब हम देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के विकास का इतिहास। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के विकास का इतिहास, जिसमें हम 4-5 चीज़ें देखते हैं, 5-6 चीज़ें। पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, 1912 में दिया गया था। पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसे वेगनर ने 1912 में दिया था। इसमें कहा था कि महाद्वीप जो है वो स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के विकास का इतिहास, सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो कि वेगनर ने 1912 में दिया था। उन्होंने कहा था कि महाद्वीप जो हैं वो स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील हैं। दूसरा आता है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, जिसको हैरी हैरन ने दिया था, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत जिसको हैरी हैरन ने दिया था। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि महासागर स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील हैं। तीसरा हम देखेंगे पीटीटी के विकास का इतिहास में, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के विकास के इतिहास में। तीसरा देखेंगे चट्टानों की विशेषताओं को। चौथा देखेंगे पृथ्वी का घूर्णन। पांचवा देखेंगे पराचुंबकत्व में नागपुर की चट्टानें जो हैं उन्हें देखेंगे। और फिर सातवां जो है वो तैराव का नियम देखेंगे। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से लेकर तैराव का नियम जो है, इनका सम्मिलित प्रभाव क्या होता है, इनके सम्मिलित प्रभाव को प्लेट टेक्टोनिक के विकास के इतिहास में देखा जा सकता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अगर पूछा जाए प्रतिपादन किसने किया, जो W.J. मॉर्गन ने किया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन W.J. मॉर्गन ने किया और उसको व्यवस्थित किसने किया, मैकेंजी और पार्कर ने उसे व्यवस्थित किया और उसका प्रतिपादन W.J. मॉर्गन ने किया। तो W.J. मॉर्गन ने प्रतिपादन किया और मैकेंजी और पार्कर ने उसे व्यवस्थित किया।
तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पहली बार वर्ष 1962 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के W.J. मॉर्गन द्वारा प्रस्तुत किया गया और आगे चलकर 1967 में मैकेंजी एवं पार्कर ने इसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वास्तव में कोई एकल सिद्धांत नहीं है, अपितु यह कई सिद्धांतों एवं नियमों के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। दोबारा से बोलूँगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पहली बार वर्ष 1962 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के W.J. मॉर्गन द्वारा प्रस्तुत किया गया और आगे चलकर 1967 में मैकेंजी एवं पार्कर ने इसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वास्तव में कोई एकल सिद्धांत नहीं है, अपितु यह कई सिद्धांतों एवं नियमों के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। ठीक, अब हम अगला देखते हैं प्लेटों की गतिशीलता के कारण। तो प्लेटों की गतिशीलता के कारण में हम पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार प्लेटें स्थिर नहीं अपितु गतिशील अवस्था में हैं, जहां प्लेटों की गतियों के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। जिसमें पहला कारण है पृथ्वी का घूर्णन व गुरुत्व बल। पृथ्वी का घूर्णन व गुरुत्व बल। दूसरा है मैग्मा का संवहन धाराओं के रूप में प्रवाह। मैग्मा का संवहन धाराओं के रूप में प्रवाह। तीसरा है स्लैब खिंचाव एवं स्लैब दबाव। स्लैब खिंचाव एवं स्लैब दबाव। और चौथा है मेंटल प्लूम। तो कौन कौन से कारण हैं जहां प्लेटों की गतियों के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी माने जाते हैं? जिसमें से पहला कारण है पृथ्वी का घूर्णन व गुरुत्व बल। दूसरा कारण है मैग्मा का संवहन धाराओं के रूप में प्रवाह। तीसरा कारण है स्लैब खिंचाव एवं स्लैब दबाव। और चौथा है मेंटल प्लूम। ठीक, अब हम देखते हैं पृथ्वी का घूर्णन एवं गुरुत्व बल। पहला कारण जो है हम देखते हैं उसके कारण कैसे प्लेटों की गति के लिए कैसे वो उत्तरदायी हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन एवं गुरुत्व बल, जिसमें जो है जैसे प्लेटें ऊपर हैं फिर उसके नीचे दुर्बल मंडल है, तो दुर्बल मंडल जो है वो सुघट्य अवस्था में है। तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो जो ठोस या अर्ध ठोस प्लेटें हैं वो सुघट्य दुर्बल मंडल के ऊपर संचरण करती हैं। ठोस या अर्ध ठोस प्लेटें सुघट्य दुर्बल मंडल के ऊपर संचरण करती हैं। इनका संचरण पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत होता है, यानी पूरब से पश्चिम होता है। तो पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब होता है, जबकि जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट पूरब से पश्चिम की ओर संचरण करती हैं। यानी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पूरब से पश्चिम की ओर संचरण करती हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट पूरब से पश्चिम की ओर संचरण करती हैं, जबकि पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब हम नोट में करके देखते हैं एक चीज़। नोट में है पृथ्वी के घूर्णन के प्रभावाधीन प्लेटें पूरब से पश्चिम की ओर गतिशील हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। लेकिन विभिन्न प्लेटों की गति की दिशा विभिन्न दिशाओं में है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का घूर्णन प्लेटों की गतिशीलता हेतु एकमात्र कारक नहीं है, अपितु अन्य विभिन्न कारक भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। अब हम जैसे देखते हैं, जैसे पृथ्वी हो गया तो 0 डिग्री में जो होता है वहाँ 0 डिग्री जो होता है वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। तो जैसे जोन ए बांट दिया, जोन बी, जोन सी, तो एक ही प्लेट एक ही दिशा में गतिशील, मान लीजिए एक ही प्लेट है एक ही दिशा में गतिशील है, लेकिन इसके अलग अलग भाग या क्षेत्र के गति के दर में अंतर संभव हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक ही प्लेट है एक ही दिशा में गतिशील है, लेकिन इसके अलग अलग भाग या क्षेत्र के गति के दर में अंतर संभव है। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर
14 यहीं पे समाप्त होता है। जियोग्राफी क्लास 15। तो इससे पहले हमने क्लास में देख लिया था कि प्लेटों की गतिशीलता के कारण, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार प्लेटें स्थिर नहीं हैं अपितु गतिशील अवस्था में हैं, जहां प्लेटों की गतियों के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। जिसमें हमने पहला कारण देख लिया था, पृथ्वी का घूर्णन व गुरुत्व बल। तो अब हम देखेंगे इसका दूसरा कारण, मैग्मा का संवहन धाराओं के रूप में प्रवाह। मैग्मा का संवहन धाराओं के रूप में प्रवाह। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए पृथ्वी जब गहराई के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, ये तो हमें पता ही है। और जो दुर्बल मंडल है वो गर्म गलित अवस्था में है। जब गर्म गलित अवस्था में है तो उसके नीचे जो मैग्मा है, अगर वो मैग्मा नीचे से लगाएगा, मतलब ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो ऊपर वाला जो भाग है वो नीचे धंस जाएगा, जिसे अंतः प्लेट विरलन कहते हैं। और फिर धीरे धीरे वो अलग हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, मैग्मा के संवहन तरंग के रूप में प्रवाह के क्रम में प्लेट के विरलन या अंतः प्लेट विरलन के साथ ही मैग्मा के प्लेटों के टक्कर के साथ प्लेटों के निचले भाग में विपरीत दिशाओं के प्रवाह की दशा में प्लेटें भी उसी दिशा में संचरण करती हैं, अर्थात मैग्मा के प्रवाह के साथ उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं। प्लेटों की गतिशीलता हेतु मान्य कारकों में यह सर्वाधिक मान्य कारक है। ठीक, फिर से बोलता हूँ, पढ़ लेता हूँ जल्दी से। मैग्मा के संवहन तरंग के रूप में प्रवाह के क्रम में प्लेट के विरलन या अंतः प्लेट विरलन के साथ ही मैग्मा के प्लेटों के टक्कर के साथ प्लेटों के निचले भाग में विपरीत दिशाओं के प्रवाह की दशा में प्लेटें भी उसी दिशा में संचरण करती हैं, अर्थात मैग्मा के प्रवाह के साथ उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं। प्लेटों की गतिशीलता हेतु मान्य कारकों में यह सर्वाधिक मान्य कारक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है स्लैब दबाव एवं स्लैब खिंचाव। तो स्लैब दबाव एवं स्लैब खिंचाव क्या है? मान लीजिए दो पिंड है, महाद्वीप है, आपस में आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ बल लगा रहे हैं। उनमें से एक का घनत्व ज़्यादा है, तो जब उनमें टक्कर होगा तो वो जो एक होगा जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा और एक उसके ऊपर ही रहेगा। तो जो नीचे चला जाएगा यानी जिसकी वजह से नीचे गया, जहाँ से नीचे गया वो स्लैब दबाव है, और जितना नीचे गया वो स्लैब खिंचाव के कारण गया। ठीक, अब चौथा देखते हैं। चौथा है मेंटल प्लूम या पिच्छक। मेंटल प्लूम या पिच्छक। तो हमने 4 कारण देखे थे जिसमें हमने 3 देख लिया। अब हम चौथा देखते हैं, मेंटल प्लूम या पिच्छक, या इसे इंग्लिश में हॉट स्पॉट बोलते हैं। इसमें क्या है? इसमें जैसे दुर्बल मंडल है, पृथ्वी के नीचे दुर्बल मंडल है, तो दुर्बल मंडल सबसे नीचे इनर कोर है, उसके ऊपर आउटर कोर। आउटर कोर तरल अवस्था में है। तो आउटर कोर से जब लावा या मैग्मा जो है जब ऊपर जाता है यानी दुर्बल मंडल तक जाता है, तो आउटर कोर से तप्त पदार्थ जब दुर्बल मंडल तक जाता है तो मेंटल में दुर्बल मंडल क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। यानी जो आउटर कोर में तरल पदार्थ हैं, मैग्मा वो मेंटल में दुर्बल मंडल क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो हेड टेल हॉट स्पॉट। देखिए जो मैग्मा है जब वो ऊपर जाता है तो उसे टेल कहते हैं, और जब वो जहाँ तक पहुँच जाता है, जब एकदम ऊपर पहुँच जाता है तो उसे हेड कहते हैं, या उसे मशरूम प्लूम या टोपी प्लूम कहते हैं। मशरूम प्लूम या टोपी प्लूम भी कहते हैं। तो चट्टानों का तापमान अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। चट्टानों का तापमान अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। प्लेटें गतिशील होती हैं लेकिन तप्त स्थल गतिशील नहीं होते, अपितु स्थिर स्वभाव के होते हैं। जैसे पूर्व में भारतीय प्लेट दक्षिणी गोलार्ध में रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर अवस्थित था, और वर्तमान में यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, जबकि रीयूनियन हॉट स्पॉट अभी भी उसी स्थान पर है।
विद्वानों के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग 54 से 58 तप्त स्थल हैं, जैसे हवाईयन तप्त स्थल, आइसलैंड तप्त स्थल, येलोस्टोन तप्त स्थल, रीयूनियन तप्त स्थल आदि। फिर से ये पूरा पढ़ूंगा। प्लेटें गतिशील होती हैं, लेकिन तप्त स्थल गतिशील नहीं होते, अपितु स्थिर स्वभाव के होते हैं। जैसे पूर्व में भारतीय प्लेट दक्षिणी गोलार्ध में रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर अवस्थित था और वर्तमान में यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, जबकि रीयूनियन हॉटस्पॉट अभी भी उसी स्थान पर है। विद्वानों के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग 54 से 58 तप्त स्थल हैं, जैसे हवाईयन तप्त स्थल, आइसलैंड तप्त स्थल, येलोस्टोन तप्त स्थल और रीयूनियन तप्त स्थल आदि। अब देखते हैं भारतीय प्लेट की गति। भारतीय प्लेट की गति विभिन्न कारकों के सम्मिलित प्रभाव के प्रभावाधीन प्लेटें गतिशील अवस्था में हैं। विभिन्न कारकों के सम्मिलित प्रभाव के प्रभावाधीन प्लेटें गतिशील अवस्था में हैं, किंतु सभी प्लेटों की गति का दर एक समान नहीं है। किंतु सभी प्लेटों की गति का दर एक समान नहीं है। सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर को समझने के लिए सहायक साबित हुई हैं। दोबारा से इतना पहले पढ़ूंगा। विभिन्न कारकों के सम्मिलित प्रभाव के प्रभावाधीन प्लेटें गतिशील अवस्था में हैं, किंतु सभी प्लेटों की गति का दर एक समान नहीं है। सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर को समझने के लिए सहायक साबित हुई हैं। विद्वानों के अनुसार आर्कटिक प्रवाह की दर सबसे कम, जबकि ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो कि चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित है, की दर सबसे अधिक है। दोबारा से बोलता हूँ। विद्वानों के अनुसार आर्कटिक प्रवाह की दर सबसे कम, जबकि ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो कि चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित है, की दर सबसे अधिक है। ठीक, अब हम देखते हैं। जैसे हमने देखा भारत है, तो भारत के सबसे ऊपर में हिमालय पर्वत है, फिर नीचे है उसके राजमहल हिल्स, बाएं तरफ है अरावली पर्वत, तो जो और सबसे पूर्वी जो है यानी इंडियन प्लेट में सबसे पूर्वी है किर्थर पर्वत, फिर मकरान तट है, फिर चागेस द्वीप समूह है, फिर इधर अगर हम दाएं तरफ देखेंगे सबसे नीचे तो जावा ट्रेंच है, फिर रॉकी न्योमा पर्वत जो कि म्यांमार में है। तो इतनी चीज़ें प्लेट यानी इंडियन प्लेट के किनारे किनारे हैं। ठीक, तो अब अगर हम बात करें तो 71 मिलियन वर्ष पहले जो इंडियन प्लेट थी वो दक्षिणी गोलार्ध में था, फिर 55 मिलियन वर्ष पहले उससे थोड़ा ऊपर आया, फिर 38 मिलियन वर्ष पहले आधा इक्वेटर पे और आधा उत्तरी गोलार्ध में आया। उसके बाद 10 मिलियन वर्ष पहले वो उत्तरी गोलार्ध में जहाँ है वहाँ पे आया। अब धीरे धीरे ये ऐसे ही और आगे गतिशील है। भारतीय प्लेट वर्तमान में लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर पूर्व की ओर गतिशील है, जिसकी गति अतीत में 10 से 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक थी। भारतीय प्लेट का विस्तार उत्तर में कच्छ के रन से अरावली से होते हुए गंगा यमुना नदियों के समानांतर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तक जाता है, जहां और पूर्व में यह म्यांमार के रॉकी न्योमा पर्वत से होते हुए दक्षिण में एक चाप के रूप में जावा खाई या जावा ट्रेंच तक फैला है। इसकी पश्चिमी सीमा
पाकिस्तान के किर्थर श्रेणियों का अनुसरण करती है। वह आगे यह मकरान तट के साथ होते हुए दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर की द्रोणी से मिलती है। विदित है कि भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। वर्तमान से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया के विघटन के साथ भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर स्थानांतरित होना प्रारंभ हुई। वह लगभग 10 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशियन प्लेट से टक्कर के साथ ही हिमालय पर्वत अस्तित्व में आया, जहां कुछ विद्वानों का मानना है कि 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई व इसके परिणाम स्वरूप हिमालय अस्तित्व में आया। अतीत में लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य अवस्थित था। अब देखते हैं प्लेटों की गति के प्रकार। तो प्लेटों की गति के प्रकार को हम दो प्रकार से देखेंगे। एक है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, और दूसरा है प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष, प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष। तो प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष इसको हम 3 प्रकार से देखेंगे, जिसमें पहला है अभिसारी प्लेट गति या सीमा यानी अभिसारी प्लेट गति यानी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। दूसरा है अपसारी प्लेट गति यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और तीसरा है संरक्षी या समानांतर यानी पैरेलल, संरक्षी या समानांतर। ठीक, तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो कि वही है कि पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और जो प्लेटें हैं जैसे नॉर्थ प्लेट हो यानी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, वो पश्चिम से पूरब की बजाय पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हैं। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष में पहला जो है अभिसारी प्लेट गति। तो अभिसारी प्लेट गति में क्या होता है, 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, विपरीत दिशा में टकराती हैं। तो अभिसरण गति जो है यानी तो इन दोनों में जो गति होता है, जैसे 2 प्लेट आमने सामने आके टकराई, अभिसरण गति, तो इनमें भी टक्कर होगा। फिर विभिन्न प्रकार की भूभौतिकीय घटनाएं इससे घटित होंगी। जब टक्कर होगा तो विभिन्न प्रकार की भूभौतिकीय घटनाएं घटित होंगी। ठीक, अब अभिसरण गति जो है इनके हम प्रकार की बात करें तो अभिसरण गति के प्रकार को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। दूसरा है महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, और तीसरा है महासागरीय प्लेट अभिसरण। तो पहला हम देखते हैं जो है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। इसमें मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, एक महासागरीय है एक महाद्वीपीय है, और दोनों आके पहला कंडीशन हो सकता है इसमें कि दोनों आके आपस में टकराई, जो टकराती उन्हें अभिसरण बोला जाता है। मतलब पहले 2 प्लेटों के बीच में अभिसरण होगा, अभिसरण मतलब गति होगा। तो जब अभिसरण होगा फिर उनके बीच में टक्कर होगा, अभिसरण के बाद टक्कर होगा, टक्कर के बाद ऊर्जा विमुक्त होगा, और जब ऊर्जा विमुक्त होगा तो भूकंप आएगा, और भूकंप जो होगा वो छिछले उद्गम केंद्र का होगा। ठीक, ये पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा हो सकता है जैसे जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें आके बीच में टकराएंगी तो उनके बीच में जो अवसाद है यानी भूसन्नति जो है अवसाद है, तो जब उसका अभिसरण होगा तो अवसादों पर संपीडनात्मक बल लगेगा, तो अवसादों पर संपीडनात्मक बल लगेगा, तो जिससे क्या होगा, जिससे अवसादों का संकुचन और उत्थान होगा, जिससे अवसादों का संकुचन और उत्थान होगा, और इस संकुचन और उत्थान से नवीन वलित पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, और इस संकुचन और उत्थान से नवीन वलित पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है,
क्योंकि अगर हम कहें कि मान लीजिए महासागरीय प्लेटें अधिक घनत्व वाली हैं, अधिक घनत्व की प्लेटें हैं, तो महासागरीय जो प्लेटें हैं वो अधिक घनत्व की हैं, तो अधिक घनत्व वाली प्लेट का कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे छेपड़ हो जाएगा, यानी जो अधिक घनत्व वाली प्लेटें हैं वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे चली जाएंगी, यानी उनका छेपड़ हो जाएगा। तो जब छेपड़ हो जाएगा यानी खाई या गत, तो फिर वो वहाँ खाई बन जाएगी। तो वहाँ खाई बन जाएगा। मान लीजिए खाई जब बन गया यानी वो गहरा हो जाएगा, गहरा और संकरा खाई बन जाएगा और उसमें गति होगा। भूगर्भिक दृष्टि से ये स्थिर होंगे जो खाई बनेगा, और ज्वालामुखी और भूकंप की संभावना उसमें बढ़ जाएगी। तो इसमें खाई बन जाएगा, मेन हमें ध्यान देना है कि खाई बन जाएगा, खाई या गर्त बन जाएगा जब ये गहरा और सकरा होगा, भूगर्भिक दृष्टि से स्थिर होगा और इसमें ज्वालामुखी और भूकंप आने की संभावना हो सकती है। चौथा कंडीशन हो सकता है कि जब मान लीजिए महासागरीय और महाद्वीपीय जो हैं आपस में टकराए, तो जो महासागरीय है उसका घनत्व अधिक है, यानी वो सियाल परत है। तो सियाल परत जब सीमा परत में उसका मतलब छेपड़ होगा, तो छेपड़ होगा तो वो गहराई में, यानी गहराई उसकी बढ़ जाएगी। जब गहराई बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो गलन होगा, मतलब वो गलना प्रारंभ करेगा। गलना मतलब जब वो गलना प्रारंभ करता है तो उसे बेनी ऑफ जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनी ऑफ जोन। तो उसका गलन होगा, तो जो मैग्मा है उसकी उत्पत्ति का दर क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। और जब मैग्मा उत्पत्ति का दर तेज हो जाएगा तो कहने का मतलब सिलिका की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो महासागरीय प्लेट है वो उसमें सियाल है, तो जब वो नीचे धंसेगी यानी जब नीचे आ जाएगी, तो नीचे जब चली जाएगी तो फिर नीचे सीमा परत है, तो सीमा उसमें है और वो अपने साथ सियाल लेके खुद ही आई है, तो सिलिका की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक। पांचवा कंडीशन क्या हो सकता है? पांचवा कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए दो प्लेटें टकराई, एक महासागरीय एक महाद्वीपीय। तो महासागरीय जो महाद्वीपीय हैं, एक उसके नीचे जिसका मतलब महासागरीय का अगर घनत्व ज़्यादा है तो उसकी गति भी ज़्यादा होगी, तो वो नीचे चला जाएगा। और जब नीचे चला जाएगा तो जो इन दोनों के बीच में थे वहाँ तो माउंटेन पर्वत का निर्माण होगा ही, यानी न्यू फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा ही। साथ में जो जब टकराई तो जब नीचे गई तो जो है जल है, जो जल है वो रिसकर वो भी नीचे जाएगा। और जब मतलब जो जल है जब वो नीचे रिसकर जाएगा तो उसे परकुलेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। परकुलेशन ऑफ वाटर बोलते हैं जब जल नीचे जाता है। और जब जल नीचे जाएगा तो मैग्मा, नीचे मैग्मा है, मैग्मा में सिलिका ज़्यादा है। जब जल नीचे जाएगा तो उसका वाष्पीकरण होगा, यानी टेम्परेचर नीचे ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसका वाष्पीकरण होगा। जो जलवाष्प है वाष्पीकरण होगा तो जलवाष्प बनेगा, और जलवाष्प में हमें पता है कि गुप्त ऊष्मा होती है। फिर से हम ध्यान देते हैं, दो प्लेटें हैं टकराएंगी, नीचे जाएगा एक प्लेट जिसकी घनत्व ज़्यादा है, गति ज़्यादा है, तो ऊपर बन जाएगा न्यू फोल्डेड माउंटेन। जब नीचे जाएगा तो जो जल है ऊपर जल भी है क्योंकि महासागरीय प्लेट भी है, तो वो जल जो है वो रिसकर नीचे जाएगा, यानी परकुलेशन ऑफ वाटर होगा। तो जब नीचे जाएगा, नीचे मैग्मा है, मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, तो जब नीचे जाएगा नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है जिससे जल का वाष्पीकरण होगा। जब जल का वाष्पीकरण होगा तो जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक। तो जब जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है तो इससे क्या होगा? मैग्मा जो है तो इसमें ज्वालामुखी उद्गार होगा। क्या होगा? ज्वालामुखी उद्गार। तो ज्वालामुखी उद्गार में लावा होगा, लावा चिपचिपा होता है, फिर चिपचिपा लावा का जमाव होगा, जमाव से क्या होगा? ज्वालामुखी शंकु बनेंगे और पर्वत बनेंगे, जिसे डीप फोकस अर्थक्वेक्स भी बोलते हैं। या फिर जब ज्वालामुखी शंकु और पर्वत बनेंगे तो भूकंप भी आ सकते हैं, जिसे डीप फोकस अर्थक्वेक्स भी बोलते हैं। अब जैसे इसमें कुछ एग्जांपल हैं, देख लेते हैं हम। जैसे रॉकीज पर्वत जो बने हैं, रॉकीज पर्वत, माउंट हुड, माउंट रेनियर, माउंट ओलंपस। तो जो रॉकीज पर्वत हैं ये भी इसी प्रकार से बने हैं। माउंट हुड, माउंट रेनियर, माउंट ओलंपस, ये जो हैं ये वोल्केनिक माउंटेन हैं, यानी ज्वालामुखी माउंटेन है। और एंडीज पर्वत फिर बना है इसी प्रकार से। और माउंट कोटोपैक्सी, माउंट ओजस डेल सोलैडो, ये जो हैं ये वोल्केनिक माउंटेन है, यानी ये भी ज्वालामुखी माउंटेन है।
माउंट कोटोपैक्सी और माउंट ओजस डेल सोलेडो, ये वोल्केनिक माउंटेन हैं। उसके बाद इधर हो गया चिली ट्रेंच है, चिली ट्रेंच, और फिर उधर अलास्का ट्रेंच है। ठीक, तो ये जो अभी हमने बात किया एंडीज पर्वत, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट ओजस डेल सोलेडो, ये साउथ अमेरिकन प्लेट में है, यानी दक्षिणी अमेरिका में है। और जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में कौन कौन से पर्वत हैं? रॉकीज पर्वत, माउंट हुड, माउंट रेनियर और माउंट ओलंपस। ठीक, तो इसी के साथ लेक्चर 15 जो कॉपी में नोट्स है वो समाप्त होता है। और अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो हमें हैंड आउट मिला है एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, चलिए हम वो पढ़ना शुरू करते हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो बेल्सन ने किया। बृहत स्थलमंडलीय खंड जिसमें संपूर्ण क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल शामिल है को प्लेट कहते हैं, जो कि ठोस अवस्था में है एवं सुघट्ट अवस्था वाले दुर्बल मंडल खंड के ऊपर अवस्थित है। इन प्लेटों में पृथ्वी के घूर्णन एवं एक दूसरे के सापेक्ष गतियों के परिणाम स्वरूप नवीन क्रस्ट के निर्माण तथा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के निर्माण के साथ साथ विभिन्न प्रकार की भूभौतिकी घटनाएं भी घटित होती हैं, जिसका संबंध विवर्तनिकी से है एवं इन घटनाओं के कारण प्रक्रिया एवं प्रभाव से संबंधित सिद्धांत को ही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। प्लेटों को उनकी संरचना के आधार पर महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां महाद्वीपीय प्लेटों के क्रस्ट के निर्माण में ग्रेनाइट चट्टानों की भागीदारी सर्वप्रमुख होती है एवं इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। चूँकि ग्रेनाइट चट्टानों के निर्माण में हल्के तत्वों जैसे सिलिका इत्यादि की उपस्थिति होती है, फलतः महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि महासागरीय क्रस्ट का निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से होने के कारण इसका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों में चूना, मैग्नीशियम एवं लोहा जैसे भारी तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। साथ ही साथ महासागरीय प्लेट की मोटाई लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। प्लेटों को आकार के आधार पर 3 प्रकार बृहत, छोटी एवं सूक्ष्म में वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। बृहत प्लेटें, इसमें 7 प्लेटें हैं। पहला है प्रशांत महासागरीय प्लेट, दूसरा उत्तरी अमेरिका प्लेट, तीसरा दक्षिण अमेरिका प्लेट, चौथा अफ्रीकन प्लेट, पांचवा यूरेशियन प्लेट, छठा इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट और सातवां है अंटार्कटिक प्लेट। अब देखते हैं छोटी प्लेट। छोटी प्लेट में है कैरेबियन प्लेट, नजका प्लेट, कॉकस प्लेट और फिलीपींस प्लेट आदि। और सूक्ष्म प्लेट में है जुआन डे फ्यूका प्लेट इत्यादि। नोट में है कोई भी महाद्वीपीय प्लेट पूर्ण रूप से महाद्वीपीय नहीं होती, अपितु इसमें महासागरीय क्रस्ट की भी भागीदारी होती है। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट में अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के कुछ अंश सम्मिलित हैं, जो कि बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के भाग हैं। नोट खत्म हो गया। यद्यपि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय
हेरी हेस को जाता है। योम 1967 में इस सिद्धांत को मैकेंजी पार्कर योम मॉर्गन ने व्यवस्थित रूप प्रदान किया। फिर से बोलता हूँ, यद्यपि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय हेरी हेस को जाता है, योम 1967 में इस सिद्धांत को मैकेंजी पार्कर योम मॉर्गन ने व्यवस्थित रूप प्रदान किया। लेकिन यह सिद्धांत विभिन्न सिद्धांतों योम नियमों जैसे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, चट्टानों की विशेषताएं, पृथ्वी का घूर्णन, भूचुंबकत्व योम पूरा चुंबकत्व तथा ठहराव का नियम इत्यादि का सम्मिलित प्रभाव का परिणाम है। नोट में देखते हैं, प्रिंसटन विवी के WJ मॉर्गन ने 1968 में प्लेट विवर्तनिकी को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। प्रिंसटन विवी के WJ मॉर्गन ने 1968 में प्लेट विवर्तनिकी को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। नोट खत्म हो गया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार प्लेटें स्थिर अवस्था में न होकर गतिशील अवस्था में हैं, जहां प्लेटों की गतिशीलता हेतु विभिन्न कारक उत्तरदायी हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार समस्त प्लेटें स्थिर अवस्था में न होकर गतिशील अवस्था में हैं, यद्यपि विभिन्न प्लेटों की गति की दर में पर्याप्त भिन्नता हो सकती है। पॉइंट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर से घूर्णन की अवस्था में है। ऐसी स्थिति में सुघट्ट अवस्था वाले दुर्बल मंडल खंड के ऊपर अवस्थित ठोस या अर्ध ठोस या कठोर प्लेटें पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर संचरण करती हैं, जैसे उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिकन प्लेटें। ध्यातव्य है कि यदि प्लेटों की गतिशीलता हेतु पृथ्वी का घूर्णन एकमात्र कारण होता तो समस्त प्लेटें पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित होती, लेकिन प्लेटें विभिन्न दिशाओं में गतिशील हैं। अतः स्पष्ट है कि प्लेटों की गतिशीलता हेतु पृथ्वी का घूर्णन एकमात्र उत्तरदायी कारक नहीं है, अपितु अन्य कई कारकों की भी भूमिका है। पॉइंट है, मैग्मा का संवहन तरंगों के रूप में प्रवाह आर्थर होम्स। मैग्मा का संवहन तरंगों के रूप में प्रवाह आर्थर होम्स प्लेटों की गतिशीलता हेतु उत्तरदायी है। मैग्मा का संवहन तरंगों के रूप में प्रवाह प्लेटों की गतिशीलता हेतु उत्तरदायी है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैंटल के सुघट्ट अवस्था वाले दुर्बल मंडल क्षेत्र से गर्म तप्त मैग्मा का ऊपरी मुखी प्रवाह होता है, जहां प्लेट के निचले भाग से टकराकर इनका प्रवाह चक्रीय स्वरूप का अनुपालन करते हुए अधोमुखी संचरण के द्वारा पूर्व के स्थान पर पहुंचता है। प्रवाह के इस क्रम में अंतः प्लेट विदलन की घटना के परिणाम स्वरूप प्लेटों के टूटने एवं मैग्मा के क्षैतिज प्रवाह की दिशा के अनुरूप प्लेटों का संचरण होता है। प्लेटों के संचरण हेतु वर्तमान में यह सर्वाधिक मान्य कारक है। पॉइंट है, स्लैब दबाव एवं स्लैब खिंचाव भी प्लेटों के संचरण हेतु उत्तरदायी कारक है। अब आता है एक हेडिंग है मेंटल प्लूम। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेंटल परत में अप्रत्याशित रूप से गर्म चट्टानों का ऊपरी मुखी संचरण का संबंध मेंटल प्लूम से है। दोबारा से पढ़ूंगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेंटल परत में
अप्रत्याशित रूप से गर्म चट्टानों का ऊपरी मुखी संचरण का संबंध मैंटल प्लूम से है, जो कि एक स्तंभ के रूप में आरोहित होता है जहां प्लेट के निचले भाग अर्थात लिथोस्फीयर के निचले भाग में पहुंचकर इनका एकत्रीकरण एवं प्रसरण होने से लिथोस्फीयर के निचले भाग में पहुंचकर इनका एकत्रीकरण एवं प्रसरण होने से लिथोस्फीयर के निचले भाग के तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इनका पिघलना प्रारंभ हो जाता है। कई बार उत्थित गर्म गलित चट्टानों में मैंटल एवं कोर के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी पदार्थों का उत्थान होता है। किसी एक प्लेट के आंतरिक भाग में ही मैंटल प्लूम की स्थिति बन सकती है। मैंटल प्लूम की भूमिका को प्लेट विवर्तनिकी में निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है, जिसमें ए है अप्रत्याशित गर्म गलित चट्टानें प्लेट के आधार तक पहुंचकर फैलती हैं, जिससे मशरूम के आकार की संरचना का निर्माण होता है, जिसे मशरूम प्लूम या टोपी प्लूम भी कहते हैं, जो कि प्लेट को ऊपर की ओर धक्का देता है, जिससे प्लेटों के तापमान में वृद्धि होने के कारण इनके टूटने से ज्वालामुखीता की घटना घटित होती है। बी ऑप्शन है, मतलब बी पॉइंट है, मैंटल प्लूम न सिर्फ ज्वालामुखियों को फीड करता है, अपितु प्लेटों के टूटने के साथ साथ इनके संचरण में भी भूमिका निभाता है। मैंटल प्लूम के परिणाम स्वरूप न सिर्फ उपरोक्त भूभौतिकी घटनाएं घटित होती हैं, अपितु इससे निःसरित लावा के शीतलीकरण एवं जमाव से नवीन क्रस्ट का भी निर्माण होता है। अतः स्पष्ट है कि प्लेट एवं प्लूम के मध्य संबंध से ज्वालामुखीता, नवीन क्रस्ट का निर्माण इत्यादि घटनाओं के साथ साथ प्लेटों में संचरण भी उत्पन्न होता है। पॉइंट है, भारतीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट है, जहां भारतीय प्लेट को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं महासागरीय लिथोस्फीयर भागों को एक साथ मिलाकर इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट कहते हैं, जहां भारतीय प्लेट को एक छोटी प्लेट के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्लेट का निर्माण वर्तमान प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी के कुछ भागों से मिलकर हुआ है। इस प्लेट की उत्तरी सीमा का संबंध हिमालय के साथ छेपड़ वाले क्षेत्र से संबंधित है, जो कि महाद्वीपीय अभिसरण का क्षेत्र है। यह पूर्व में म्यांमार के अराकानियोमा पर्वत तक विस्तृत है, जबकि पश्चिम में केरथर पर्वत, मकरान तट एवं लाल सागर दरार इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं, जबकि दक्षिण में भारतीय एवं अंटार्कटिका प्लेट के मध्य महासागरीय कटक इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है, जिसका संबंध अपसारी क्षेत्र से है। वर्तमान से लगभग 71 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित था, जहां इसकी दक्षिणी सीमा का विस्तार दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती क्षेत्र में था। वास्तव में यह भाग
गोंडवाना लैंड के विखंडन से निर्मित हुआ था। प्लेटों की गतिशीलता हेतु उत्तरदायी विभिन्न कारकों के सम्मिलित परिणाम के प्रभाव स्वरूप भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर स्थानांतरित हुआ, जहां लगभग 38 मिलियन वर्ष पूर्व इसका लगभग उत्तरी भाग विषुवत रेखा को पार कर गया। यों लगभग 10 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट यों यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण के परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के मध्य अवस्थित टेथिस भूसन्नति के अवसादों पर संपीडनात्मक बल के परिणाम स्वरूप इन अवसादों के संकुचन एवं उत्थान से नवीन वलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। अब एक नया हेडिंग देखते हैं। नया हेडिंग है प्लेटों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ प्लेट्स। प्लेटों की गतिशीलता हेतु उपरोक्त कारकों के सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्लेटों की गतियों को घूर्णन के अक्ष के सापेक्ष एवं प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष गति के रूप वर्गीकृत किया जाता है, जहां पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष के सापेक्ष प्लेटें घूर्णन के विपरीत अर्थात पूरब से पश्चिम दिशा की ओर संचरण करती हैं, जैसे उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष गतियों को निम्नलिखित 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है अभिसारी प्लेट गति, दूसरा है अपसारी प्लेट गति, तीसरा है समानांतर या संरक्षी या ट्रांसवर्स प्लेट गति। तो हम पहला देखते हैं। अभिसारी प्लेट गति का संबंध ऐसी स्थिति से है जहां 2 प्लेटें विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर संचरित होती हैं, जिससे इनके मध्य टक्कर के परिणाम स्वरूप भूकंप की उत्पत्ति के साथ साथ विभिन्न प्रकार की भूभौतिकी घटनाएं घटित होती हैं। ध्यातव्य है कि संरचना के आधार पर प्लेटें महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्रकार की होती हैं, लेकिन अभिसारी गति प्लेटों की संख्या अधिक होने के कारण 3 प्रकारों से समझा जा सकता है, जो है जिसमें ए है महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट गति। इस स्थिति में प्लेटों के मध्य टक्कर के परिणाम स्वरूप ऊर्जा विमुक्तीकरण से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप। साथ ही साथ प्लेटों के संचलन क्षेत्र में अवस्थित अवसादों पर अभिसरण बल के परिणाम स्वरूप लगने वाले संपीडनात्मक बल के प्रभावाधीन अवसादों के संकुचन एवं उत्थान से नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है, जैसे प्रशांत प्लेट एवं अमेरिकी प्लेटों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप रॉकीज एवं एंडीज जैसे नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति। चूँकि महासागरीय प्लेट का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, फलतः टक्कर के उपरांत अधिक घनत्व वाले महासागरीय प्लेट का क्षेपण अपेक्षाकृत कम घनत्व वाले महाद्वीपीय प्लेट के नीचे होता है, जहां क्षेपण के क्रम में महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है, जो कि महाद्वीपीय प्लेटों के समानांतर होते हैं। जैसे अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेटों के पश्चिम में पेरू, चिली, ग्वाटेमाला ट्रेंच का उपस्थित होना। अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट का क्षेपण जैसे जैसे अधिक गहराई में होता है, क्षेपित प्लेट के टूट फूट के परिणाम स्वरूप ऊर्जा विमुक्तीकरण के
ऊर्जा विमुक्तीकरण से मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। वहीं क्षेपित क्रस्ट की गहराई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्रस्ट के गलन से मैग्मा उत्पत्ति के दर में वृद्धि होती है। योम महासागरीय क्रस्ट की सतह से सतही जल छनकर गहराई में प्रवेश करता है, जहां गहराई के साथ तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जल के वाष्पीकरण से बृहद पैमाने पर जलवाष्प का निर्माण होता है, जिसमें गुप्त ऊष्मा निहित होती है। ऐसी स्थिति में आंतरिक भाग में मैग्मा योम जलवाष्प की सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप विभिन्न परतों को तोड़ते हुए सतह पर ज्वालामुखी उद्गार होता है, जिससे भूकंप की घटना घटित होती है। वहीं निःसृत लावा के जमाव से ज्वालामुखी शंकु योम पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में माउंट कोटोपैक्सी, ओजोस डेल सोलेडो ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में माउंट रेनियर, माउंट हुड, शास्ता, माउंट ओलंपस इत्यादि ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। नोट में है नोट, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण की स्थिति में आंतरिक भाग में मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, साथ ही जल वाष्प की मात्रा भी अधिक होती है। फलतः ज्वालामुखी उद्गार अत्यंत तीव्र अथवा विस्फोटक होता है। पॉइंट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण से भूकंप छिछले मध्यम एवं गहरे उद्गम केंद्र के अभिसरण से भूकंप, ज्वालामुखीता, महासागरीय गर्तों का निर्माण, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण एवं नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम बी देखते हैं, महाद्वीपीय प्लेट गति। इस स्थिति में इनके मध्य अवस्थित भूसन्नति के अवसादों के संकुचन एवं उत्थान से नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। साथ ही साथ प्लेटों के मध्य टक्कर के परिणाम स्वरूप छिछले उद्गम केंद्र के भूकंपों की उत्पत्ति होती है। अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले महाद्वीपीय प्लेट का क्षेपण कम घनत्व वाले महाद्वीपीय प्लेट के नीचे होता है, लेकिन क्षेपित प्लेट का क्षेपण अधिक गहराई में नहीं होता, क्योंकि इसका घनत्व उतना नहीं होता जितना कि महासागरीय प्लेटों का होता है। ऐसी दशा में आंतरिक भाग में मैग्मा उत्पत्ति की दर अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसी स्थिति में महाद्वीपीय अभिसरण क्षेत्र में ज्वालामुखीता की घटना घटित नहीं होती, जैसे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के मध्य अभिसरण के परिणाम स्वरूप इनके सीमांत क्षेत्रों में अवस्थित टेथिस भूसन्नति के अवसादों पर संपीड़नात्मक बल के परिणाम स्वरूप इनके संकुचन व उत्थान से नवीन वलित पर्वत हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जो कि भूकंपों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन यह क्षेत्र ज्वालामुखीता से प्रभावित नहीं है। इसी प्रकार यूरेशियन एवं अफ्रीकन महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरणों के परिणाम स्वरूप आल्प्स एवं एटलस
जैसे नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई। आल्प्स जो है वो यूरोप में है, एटलस जो है वो अफ्रीका में है। तो एटलस नवीन वलित पर्वत और आल्प्स नवीन वलित पर्वत। नोट में हम देखते हैं, अफ्रीकन प्लेट की गति अपेक्षाकृत कम है, जिसका कारण यह है कि अफ्रीकन प्लेट के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दिशाओं में गतियां हो रही हैं। ऐसी स्थिति में यूरेशियन योम अफ्रीकन प्लेट के मध्य अभिसरण से नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति तो हुई, लेकिन संपीड़नात्मक बल का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होने के कारण निर्मित वलित पर्वतों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। साथ ही साथ इन प्लेटों के मध्य टेथिस सागर का अवशेष भूमध्य सागर के रूप में अवस्थित है, जो कि ज्वालामुखीता हेतु आंतरिक भाग में जल की आपूर्ति हेतु उत्तरदायी भूमिका निभाता है। यही कारण है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखीता की घटना घटित होती है, जैसे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब हम देखते हैं सी नंबर। सी है महासागरीय प्लेट गति। महासागरीय प्लेट अभिसरण का संबंध इस बात से है कि अभिसरण करने वाली दोनों प्लेटें महासागरीय प्लेटें हैं। अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले महासागरीय प्लेट का क्षेपण कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे होने के कारण महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, जैसे मेरियाना ट्रेंच का निर्माण फिलीपींस प्लेट एवं प्रशांत प्लेट के अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। साथ ही साथ क्षेपित प्लेट की गहराई में वृद्धि होने के साथ साथ गहराई के साथ तापमान में वृद्धि के कारण क्षेपित प्लेट का गलन होने से मैग्मा उत्पत्ति की दर में वृद्धि होती है। वहीं ऊपरी सतह से जल के छनकर आंतरिक भाग में आने की दशा में इस जल के वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। फलतः आंतरिक भाग में मैग्मा एवं जल वाष्प की सम्मिलित क्षमता इतनी अधिक हो जाती है कि विभिन्न परतों को तोड़ते हुए ज्वालामुखीता की घटना घटित होती है एवं ज्वालामुखीता से निसरित लावा के जमाव के परिणाम स्वरूप दीपीय चाप एवं दीप तोरण यानी फेस्टून्स विदाउट शेप्स, मतलब एवं ज्वालामुखीता से निसरित लावा के जमाव के परिणाम स्वरूप दीपीय चाप एवं दीप तोरण का निर्माण होता है, जैसे एल्यूसियन द्वीप एक दीपीय चाप का उदाहरण है। वहीं जापान दीपीय चाप एवं तोरण दोनों का उदाहरण है। अपसारी प्लेट गति की स्थिति में दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में दूर जाती हैं। फिर से, अपसारी प्लेट गति की स्थिति में दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में दूर जाती हैं। ये प्लेटें महाद्वीपीय, महासागरीय एवं महासागरीय प्रकारों की हो सकती हैं। अपसरण के परिणाम स्वरूप दरार के निर्माण से ऊर्जा विमुक्तिकरण के कारण छिछले उद्गम केंद्र भूकंपों की उत्पत्ति होती है। वहीं अपसरण प्लेट सीमांत क्षेत्र में दबाव में कमी के कारण आंतरिक भाग के गलनांक बिंदु में
आंतरिक भाग के गलनांक बिंदु में कमी के परिणाम स्वरूप मैग्मा उत्पत्ति की दर में वृद्धि होती है। जहां आंतरिक भाग से मैग्मा का उद्गार सतह पर लावा होता है, मतलब जहां आंतरिक भाग से मैग्मा का उद्गार होता है, जहां इस प्रकार की ज्वालामुखीता को दरारी उद्गार ज्वालामुखीता कहते हैं। इस प्रकार निःसरित लावा क्षारीय स्वभाव का होता है, जिसके शीतलीकरण एवं जमाव से सागरीय नितल संरचना का निर्माण होता है। साथ ही साथ प्लेटों के मध्य अपसरण की निरंतरता के परिणाम स्वरूप मध्य भाग में ज्वालामुखीता से निःसरित लावा के जमाव से निर्मित संरचना को कटक कहते हैं। जैसे उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपीय प्लेटों तथा यूरेशिया एवं अफ्रीका महाद्वीपीय प्लेट के मध्य अपसरण गति के परिणाम स्वरूप अटलांटिक या अंध महासागर के अस्तित्व में आने के साथ ही अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में लावा के शीतलीकरण एवं जमाव से कटक का निर्माण हुआ है, जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। वहीं विषुवत रेखा के दक्षिण एवं उत्तर में इसे क्रमशः चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक के रूप में जाना जाता है। वास्तव में इस क्षेत्र का संबंध सागर नितल प्रसरण से होता है तथा यह क्षेत्र ज्वालामुखीता एवं भूकंप से भी प्रभावित होता है। पॉइंट है, प्लेटों के मध्य एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशाओं में गति का संबंध समानांतर प्लेट गति से है, जहां ये प्लेटें ट्रांसफॉर्म या रूपांतर भ्रंश के सहारे गति करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर्षण के कारण ऊर्जा विमुक्तिकरण से छिछले उद्गम केंद्र के भूकंपों की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट घाटी तथा भ्रंशोत्थ पर्वत इत्यादि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इस प्रकार की गति का सर्वाधिक आदर्श उदाहरण उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियाज भ्रंश जिसका ट्रांसफॉर्म या फॉल्ट हुआ सहारे अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियाज भ्रंश सहारे प्रशांत प्लेट एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट के मध्य पाई जाती है। सैन एंड्रियाज भ्रंश सहारे प्रशांत प्लेट एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट के मध्य पाई जाती है। प्लेट विवर्तनिकी के क्रम में अभिसारी प्लेट गति के परिणाम स्वरूप पुराने क्रस्ट का क्षय, अपसारी प्लेट गति के कारण नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है। इसीलिए इन्हें क्रमशः विनाशात्मक एवं रचनात्मक प्लेट गतियाँ कहते हैं। जबकि समानांतर प्लेट गति में न तो पुराने क्रस्ट का क्षय न ही नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है, इसलिए इसे संरक्षी प्लेट गति कहते हैं। पॉइंट है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी विभिन्न भूभौतिकी घटनाओं को स्पष्ट करने में सक्षम है, लेकिन इस सिद्धांत में कुछ कमियां भी हैं। जैसे मैग्मा का संवहन तरंगों के रूप में प्रवाह एवं इससे प्लेटों का संचलन संदेहास्पद है। यह सिद्धांत प्लेटों की गति को बताने में सक्षम है, लेकिन प्लेटों की गति की दर को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। वहीं कई बार प्लेटों की गति की दर के संबंध में अलग अलग आंकड़े प्राप्त होते हैं।
पॉइंट है, वैज्ञानिकों के अनुसार सूक्ष्म प्लेटों की व्याख्या, दोबारा से बोलूँगा, वैज्ञानिकों के अनुसार सूक्ष्म प्लेटों की संख्या लगभग 100 बताई गई है। अतः स्पष्ट है कि यह सिद्धांत प्लेटों की कुल निश्चित संख्या को बताने में समर्थ नहीं है। यद्यपि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह सिद्धांत विभिन्न भूभौतिकी घटनाओं एवं दृश्य भूमियों के निर्माण की वैज्ञानिक एवं तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करने में समर्थ है, जहां कालांतर में भूपर्पटी पर संभावित परिवर्तनों को बताने में भी यह सिद्धांत महती भूमिका निभाता है। अतः इस सिद्धांत के संदर्भ में और अधिक अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं नवीन क्रस्ट का निर्माण। तो टाइप ऑफ मार्जिन यानी किनारों के प्रकार देखेंगे, फिर उसमें एक तरफ देखेंगे किनारों के प्रकार देखेंगे, फिर अपसारी देखेंगे और समानांतर देखेंगे। तो किनारों के प्रकार में पहला है गति। तो गति में अभिसारी में है छेपड़, अपसारी में है फैलाव या प्रसरण और समानांतर में है पार्श्व में सरकना। और किनारों के प्रकार में दूसरा है प्रभाव। तो अभिसारी में है पुराने क्रस्ट का क्षय, अपसारी में है नए क्रस्ट का निर्माण और समानांतर में है ना तो क्षय और ना ही निर्माण। किनारों के प्रकार में तीसरा है स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी। अभिसारी में है ट्रेंच, स्थलाकृति में है टोपोग्राफी में, अभिसारी में है ट्रेंच, नवीन, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ट्रेंच, नवीन, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। और स्थलाकृति में अपसारी में है कटक, और समानांतर में है भ्रंश घाटियाँ, भ्रंशोत पर्वत। किनारों के प्रकार में चौथा है ज्वालामुखी क्रिया, जिसमें अभिसारी में है तीव्र उद्गार या केंद्रीय उद्गार, और अपसारी में है दरारी उद्गार, और समानांतर में कुछ नहीं। और किनारों के प्रकार में है भूकंप, और अभिसारी में है छिछले, गहरे व मध्यम केंद्र, अपसारी में है छिछले उद्गम केंद्र और समानांतर में है छिछले उद्गम केंद्र। ठीक, तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 15 और ये क्लास नोट्स जो PDF मिला था, ये दोनों यहीं पे समाप्त होते हैं।